Good afternoon, everyone. Now, हमने इनकम टैक्स अभी तक चालू नहीं किया है और बेसिक्स की बातें हो रही है। तो बेसिक्स में अपन ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी पिछली बार तक और कुछ अपन ने ऐसे लिस्ट आउट कर लिया था कि ये सब चीज़ें पढ़ना है। सो एक तो ये अपना क्वेश्चन था, बात अपन ने करी थी कि व्हाट इज एंड व्हाई देयर इज अ टैक्स, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट बात थी जो पिछली बार अपन ने किया था। सो टैक्स क्यों होता है, उसका लॉ क्यों होता है, और ये सब बातें थी। तो टैक्स इसलिए होता है ताकि देश चलाने के लिए सरकार को पैसा चाहिए। टैक्स इसलिए होता है क्योंकि अमीरों से पैसा लिया जा सके और गरीबों के लिए यूज किया जा सके, विच इज कॉल्ड एज इक्विटी। एंड टैक्स इसलिए होता है ताकि जो भी गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट उनको इम्प्लीमेंट कर सके। टैक्स के जरिए वो रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। पर फिर भी कुछ ऐसे देश होते हैं जहां पर टैक्स नहीं होते हैं। उन देशों को कहा जाता है टैक्स हेवंस। और वो देश टैक्स हेवंस इसलिए होते हैं ताकि उनके देश में या तो बहुत सरप्लस है, इकोनॉमी चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, और ऑटोमेटिकली सरकार के पास कोई ना कोई रीजन है जहां से पैसा आता है। या फिर ऐसा भी एक रीजन अपन ने देखा था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस को अप्लाई करती है, गवर्नमेंट टैक्सेस को मना कर देती है, एग्जम्प्ट कर देती है कि आप हमारे देश में इन्वेस्ट करो, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। ऐसा भी एक रीजन होता है व्हाई सम कंट्रीज डोंट हैव टैक्सेस। एंड देन टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जहां पर द लेवी एंड द बर्डन इज ऑन द सेम पर्सन। जिसकी जेब से पैसा जाना है उसी को टैक्स लगेगा, दैट्स अ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स ये होता है जहां पर लेवी एंड बर्डन आर ऑन डिफरेंट पर्संस। तो टैक्स किसी और को लगेगा, पैसा किसी और को जाएगा, पर उसको पे करने की जिम्मेदारी किसी और की होती है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसे जीएसटी में पैसा जाता है फ्रॉम द पॉकेट ऑफ द बायर, जबकि उसको कलेक्ट करके जमा करने की जो जिम्मेदारी है वो सेलर की होती है। एंड देन ऐसी बात हुई थी कि डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव क्या होता है बहुत ज्यादा अपन ने अभी पढ़ा नहीं था, है ना। और उसके बाद लॉ कैसे बनता है, तो अपनी बात हुई थी कि इंडिया में दो लेवल पे लॉ बनता है, सेंटर एंड स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है वो पार्लियामेंट पास करती है, पहले बिल आता है। आप सभी को पता था वो प्रक्रिया कि पहले बिल आता है, बिल पार्लियामेंट से दोनों हाउसेस से पास होता है, प्रेसिडेंट उसको असेंट देते हैं, इस तरीके से लॉ बनता है। और स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैसे लॉ बनाती है, तो उसका भी एक बिल आता है स्टेट में या प्रोविंस में। उसको वहां के जो भी हाउसेस होते हैं, दोनों हाउसेस होते हैं, वो पास करते हैं। विधानसभा, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको पास करते हैं। और पास होने के बाद फाइनली वो गवर्नमेंट से, गवर्नर से अप्रूव होता है, गवर्नर उसको अप्रूव करते हैं, तो इट बिकम्स एन एक्ट। तो ऐसा अपने यहाँ सिस्टम ऑफ लॉ है। अब इसके बाद अगली बात आती है जो अपन ने बस चालू ही की थी, वो था कि कौन से सब्जेक्ट पर लॉ बनाया जा सकता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पर लॉ बनाया जा सकता है। तो इनफैक्ट हमने ऐसा कहा था कि हमारे संविधान में सब कुछ लिखा है, और संविधान में यह भी लिखा है कि कौन से सब्जेक्ट पर लॉ बनाया जा सकता है। इनफैक्ट देयर आर सर्टन लिस्ट, है ना। आर्टिकल 245 टू आर्टिकल 255 कहता है कि केवल उन्हीं सब्जेक्ट पर लॉ बनाया जा सकता है जो सेवंथ शेड्यूल में दिए गए हैं। ठीक है, केवल उन्हीं सब्जेक्ट पर लॉ बनाया जा सकता है जो सेवंथ शेड्यूल में दिए गए हैं। और सेवंथ शेड्यूल में तीन लिस्ट दी गई है। लिस्ट वन विच इज कॉल्ड एज द यूनियन लिस्ट, लिस्ट टू विच इज कॉल्ड एज द स्टेट लिस्ट, एंड लिस्ट थ्री विच इज कॉल्ड एज द कॉन्करेंट लिस्ट। तो लिस्ट वन विच इज द यूनियन लिस्ट, इसमें वो सब्जेक्ट आते हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। लिस्ट टू विच इज द स्टेट लिस्ट, इसमें वो सब्जेक्ट आते हैं जिस पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। एंड लिस्ट थ्री इज द कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें वो सब्जेक्ट आते हैं जिसपे सेंटर एंड स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, है ना, दोनों लॉ बना सकते हैं।
अब इन लिस्ट में होती हैं एंट्रीज। लिस्ट वन है जैसे, तो उसमें एंट्रीज हैं। एंट्रीज उसको लिखने का नॉमनक्लेचर है, मतलब कहते हैं लिस्ट को अपन एंट्री कहते हैं, उसमें जो पॉइंट्स होते हैं उनको अपन एंट्री कहते हैं। तो एंट्रीज होती हैं, एंट्री वन, एंट्री टू, एंट्री थ्री, एंट्री फोर, ऐसे बहुत सारे एंट्रीज हैं या ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिन पर लॉ बनाया जा सकता है। और ये जो एंट्रीज हैं, इसमें से एंट्री 81 से 96 तक जो एंट्रीज हैं वो आती हैं टैक्स की। सेंट्रल लिस्ट जो है, यूनियन लिस्ट जो है, लिस्ट वन जो है, उसमें एंट्री नंबर 81 से 96 तक आती हैं टैक्स से रिलेटेड एंट्रीज। तो क्योंकि ये एंट्री दी गई हैं, इसीलिए सरकार टैक्स पे लॉ बना सकती है। अगर ये एंट्री ही नहीं दी होती तो गवर्नमेंट को पावर ही नहीं था, पार्लियामेंट को पावर ही नहीं था कि वो लॉ बना सके। तो क्योंकि ये एंट्री दी गई हैं, इसीलिए पार्लियामेंट को पावर है कि वो लॉ बना सकते हैं। ठीक है, अब ये जो एंट्री दी गई हैं, इसमें एंट्री नंबर 81 से 96 में अपनी इनकम टैक्स से रिलेटेड एंट्री है, एंट्री नंबर 82। एंट्री नंबर 82 में लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ फॉर द टैक्स ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो इनकम पे टैक्स लगा सकती है, किसी भी इनकम पे टैक्स लगा सकती हैं एक्सेप्ट द एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पे वो टैक्स नहीं लगा सकते। तो एग्रीकल्चर इनकम पे ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं लग सकता है, एग्रीकल्चर इनकम दी गई है स्टेट लिस्ट में। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट में एक एंट्री आती है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकती है। अपने को ये जनरली पता होता है कि एग्रीकल्चर इनकम पे इनकम टैक्स नहीं लगता है। वो इसलिए नहीं लगता है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगाती है। अगर वो चाहे तो लगा सकते हैं। इंडिया में एक दो स्टेट्स हैं जहां पर स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाती हैं, जैसे आसाम में और केरला में। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाती हैं क्योंकि वहां पर एक्चुअली एग्रीकल्चर होता भी ज़्यादा है, मतलब इन रिस्पेक्ट ऑफ हाई वैल्यू प्रोड्यूस होती है उनकी, लाइक टी, कॉफ़ी, रबर। ठीक है, देन ऑल्सो ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, तो काजू वगैरह की खेती बहुत होती है केरला में। तो उन राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि एग्रीकल्चर इनकम पर हम टैक्स लगाएं। स्पाइसेस होते हैं, आई मिस्ड इट, तो स्पाइसेस होते हैं इन दी साउथ। सो देयरफॉर इस बातों को ध्यान रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट जनरली एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगाती है। ठीक है, अभी जैसे मध्य प्रदेश में अपन बैठे हैं या कोई और स्टेट में होंगे, राजस्थान वगैरह समथिंग, तो वहाँ एग्रीकल्चर इनकम पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती है। क्यों नहीं लगाती है? उनको पावर है, दे हैव द पावर कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकें, पर वो नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते हैं? हाँ, क्योंकि एक तो लो प्राइस होते हैं, जैसे केरला वगैरह में इसलिए लगाते हैं कि हाई प्राइस होते हैं। एक रीजन ये है कि किसानों को तो हम इनकरेज करना चाहते हैं, रिफॉर्म्स, टैक्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको लोगों को इनकरेज करना है। तो सब पे टैक्स लग रहा है, पर जो खेती करेगा उस पे टैक्स नहीं लगेगा। तो इट्स अ वे जिसके जरिए गवर्नमेंट रिफॉर्म्स करती है। दैट कैन बी अनदर रीजन, एंड वोट बैंक कैन बी अनदर रीजन, है ना, कि भाई चुनाव भी तो लड़ना है अगली बार। किसान तो बहुत सारे वोटर होते हैं, तो किसानों पर इनकम टैक्स स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगाती है। ठीक है, अब सेंट्रल लिस्ट के पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे जैसे एंट्री नंबर 82 है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो इनकम पे टैक्स लगा सकती हैं। ठीक है, एंट्री नंबर 82। और ऐसे ही आप जब एक्साइज पढ़ोगे, मतलब जीएसटी पढ़ोगे, तो उसकी एक एंट्री आपको मिलेगी, एंट्री 92C और समथिंग, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगा सकते हैं। और ऐसे ही एक्साइज और जो भी सब्जेक्ट है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, वो इसी लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक एंट्री नंबर 97 भी है, वो भी पता होना चाहिए। एंट्री नंबर 97 इज अ रेसिड्योरी क्लॉज। रेसिड्योरी
मतलब, ठीक है, रेसिड्यूरी मतलब एक्स्ट्रा, जनरल क्लॉज है ना, जनरल, कि कुछ बच गया तो वो इसमें कवर हो जाएगा, इस तरह का क्लॉज है। तो एंट्री 97 इज अ रेसिड्यूरी क्लॉज, कि अगर कुछ छूट गया तो इसमें कवर हो जाएगा। उन्होंने इसमें लिखा है एनी अदर लॉ एज दे में थिंक फिट। तो उन्होंने पहले लिखना चालू किया कंपनी पे लॉ बनाएंगे, पार्टनरशिप पे लॉ बनाएंगे, इनकम पे टैक्स लेंगे, ऐसे सब्जेक्ट लिखे। अब उनको लगा कोई सब्जेक्ट बच ना जाए, ऐसा कोई सब्जेक्ट ना बच जाए जो जिसपे लॉ बनाना चाहते हो अपन और बाद में नहीं बना पाए, क्योंकि लिस्ट तो स्पेसिफिक हो गई। तो उन्होंने स्पेसिफिक एंट्रीज के बाद एक जनरल एंट्री दे दी, एनी अदर लॉ एज दे में थिंक फिट। तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन इज कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगेगा उसके ऊपर वो लॉ बना सकते हैं। तो उनकी पावर रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए थी ना, कि भाई वो इसी सब्जेक्ट पर लॉ बना सकते हैं, और उन्होंने कहा हम पे कौन रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। तो आखिरी में लिख दिया कि जो इच्छा हो उस पे लॉ बना देंगे। तो जब जिस पे इच्छा होती है वो उस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकते हैं, और वो कह देते हैं देखो एंट्री 97 में हमको पावर है कि हम लॉ बना सकते हैं, वी कैन मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट एज वी थिंक फिट। एनीवेज दैट इज द लिस्ट। अब एंट्री नंबर 82 में उनको पावर था कि वो इनकम पे टैक्स लगा सकते थे, एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। तो इस पावर के अंतर्गत उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट बनाया, ठीक है, क्योंकि उनको पावर था, दे कैन डू इट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकम पे टैक्स लाया। वो टैक्स क्या लाया? इनकम टैक्स बिल बनाए पहले, है ना, जैसे लॉ कैसे बनता है ऐसे ही बनता है ना। तो इनकम टैक्स बिल आया, कब आया? 1961 में। फिर पार्लियामेंट में उस पर डिस्कशन चले, पार्लियामेंट में दोनों पक्षों, सभी पक्षों ने अपनी बात रखी, और उनको सुनने के बाद पार्लियामेंट ने, दोनों हाउसेस ने, लोकसभा एंड राज्यसभा ने उसको पास किया। और इनके पास करने के बाद वो गया प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट ने उस पर असेंट दिया। जैसे ही प्रेसिडेंट ने उस पर असेंट दिया, द इनकम टैक्स बिल बिकेम द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इस तरीके से इनकम टैक्स का कानून भारत में आया 1961 में, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, अब अपन अपने टॉपिक के अगले हिस्से पे जाते हैं, द हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया। तो अभी देखो इनकम टैक्स एक्ट कब आया? 1961। तो क्या उससे पहले इनकम टैक्स भारत में नहीं था क्या? उसके पहले भी इनकम टैक्स था। उसके पहले भी इनकम पे टैक्स लगता होगा, ऐसा थोड़ी था कि 1961 से ही इनकम पे टैक्स लगने लगा, पहले भी इनकम पे टैक्स होता होगा। हाँ जी, 1961 के पहले इनकम टैक्स एक्ट था, इनकम टैक्स एक्ट 1922। ठीक है, पुराना इनकम टैक्स एक्ट था, इनकम टैक्स एक्ट 1922। तो ये इनकम टैक्स अंग्रेजों के समय 1922 में आया। तो क्या इसके पहले भारत में इनकम टैक्स नहीं लगता था क्या? 100 साल हुए क्या? उसके पहले भी इनकम टैक्स लगता होगा। हाँ जी, उसके पहले भी इनकम टैक्स लगता था। और उसके पहले जो इनकम टैक्स का एक्ट था वो था इनकम टैक्स एक्ट 1884। ठीक है, तो 1884 में इनकम टैक्स भारत में आया। क्या उसके पहले भारत में इनकम टैक्स नहीं लगता था क्या? उसके पहले भी लगता था, पहले भी लगता ही होगा इनकम टैक्स। तो उसके पहले क्या था? उसके पहले इनकम टैक्स का कोई एक्ट नहीं था। उसके पहले इनकम टैक्स लगता था। इनकम टैक्स अलग अलग उसके छोटे छोटे लॉज आते रहे, खत्म होते रहे, सर्कुलर्स आते रहे ब्रिटिश रूल में, और वो खत्म होते रहे। इनकम टैक्स कब से लगने लगा भारत में? इनकम टैक्स भारत में लगने लगा 1860 से। क्या उसके पहले इनकम टैक्स नहीं लगता था? नहीं, उसके पहले इनकम टैक्स भारत में नहीं लगता था। इनकम टैक्स भारत में लगने लगा 1860 से। ठीक है, बाकी टैक्सेस इंडिया में बहुत पुराने हैं। दुनिया का सबसे पुराना टैक्स है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी दुनिया का सबसे पुराना टैक्स है, हजारों साल से है। अपने राज्य से जब भी कोई जाएगा या राज्य में कोई आएगा तो उसको
एंट्री के समय, राज्य में आने के समय कुछ कर चुकाना पड़ता था। ठीक है, दैट इज कस्टम ड्यूटी, कि आप अब बाहर से सामान लेकर आए हमारे राज्य में व्यापार करने, तो जब आप हमारे राज्य में व्यापार करने आओगे तो आपको कर चुकाना पड़ेगा। या हमारे राज्य से जब गए आप बाहर दूसरी जगह व्यापार करने, तो आपको कर चुकाना पड़ेगा। तो दुनिया का सबसे पुराना टैक्स है कस्टम ड्यूटी। और फिर उत्पादन शुल्क, दैट इज द एक्साइज। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी जो है, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स जो है, वो भी काफी पुराना है। फसल आपने उगाई, उसके ऊपर आपको कर देना पड़ेगा, लगान देना पड़ेगा। तो बेसिकली वो भी काफी पुराना टैक्स है, दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस काफी पुराने हैं। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स जो है वो बड़ा रीसेंट है, अभी 150-160 साल हुए उसको इंडिया में आए। उसके पहले विदेशों में होगा, इंडिया में ये टैक्स 1860 में आया। और ये क्यों आया, इसका इतिहास भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1857 की लड़ाई हुई थी, है ना। 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों का नुकसान हुआ था काफी। तो नुकसान की भरपाई कहां से होगी? वो नुकसान की भरपाई वैसे तो होगी नहीं कि अंग्रेज लंदन से वहां से पैसा लेकर आएंगे, इंग्लैंड से पैसा लेकर आएंगे, तो वो तो यहीं से उनको सारा पैसा निकालना था। तो उन्होंने एक टेम्पररी टैक्स लाया, क्योंकि 1857 की लड़ाई में हमारा भारी नुकसान हुआ है। तो हम आप सब व्यापारियों से एक रिक्वेस्ट करते हैं, और उनकी रिक्वेस्ट मतलब ऑर्डर ही होता था। तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको 1-2 साल, सिर्फ 1-2 साल इनकम टैक्स देना है, टेम्पररी 1-2 साल। कितना इनकम टैक्स? सिर्फ 110%। ठीक है, 110। अब आप बोलोगे 110%, हमारी रिक्वेस्ट है, टेम्पररी है ये, क्योंकि हमारा नुकसान हुआ है, क्वीन का ऑर्डर है कि आपको ये 110% टैक्स देना पड़ेगा टेम्पररीली। व्यापारी कुछ कह नहीं सकते थे, तो 1-2 साल उन्होंने ये दिया, फिर खत्म हो गया। फिर एक रिवॉल्ट हुआ, फिर उनका नुकसान हुआ, फिर ये टैक्स वापस उन्होंने 1-2 साल के लिए लगा दिया, और ऐसे बीच में ये टैक्स आता गया, हटता गया। ठीक है, फाइनली 1884 में उनको रियलाइज हुआ कि अभी ये तो चलता रहेगा और एक परमानेंट टैक्स लगा देना चाहिए, परमानेंटली इंडिया में इनकम टैक्स लगा देना चाहिए। तो 1884 में उन्होंने कानून लिखा, और उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट 1884 लिखा। ठीक है, और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, तब उन्होंने इसको खत्म कर दिया इंडिया में। तब बातें ये थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेज भी चले जाएंगे, भारत ने उनकी मदद की थी काफी, हमने बहुत सारे लोगों को भेजा था उनकी तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए। तो ये था कि भाई जैसे ही वॉर खत्म होगी ये लोग चले जाएंगे, और बातें ऐसी हुई तो उन्होंने इनकम टैक्स भी खत्म कर दिया था। फिर उनको जाना तो था नहीं, तो दे अगेन इंट्रोड्यूस द इनकम टैक्स एक्ट 1922। ठीक है, और फिर वो चलता रहा, भारत की आज़ादी हो गई। आज़ादी के बाद हमको लगा कि हमें अपना खुद का इनकम टैक्स का कानून बनाना चाहिए, तो हमने इनकम टैक्स एक्ट 1961 लिखा। सो दैट इज हाउ द इनकम टैक्स एक्ट, जो अपन सब पढ़ेंगे, वो लॉ इवॉल्व हुआ है। ठीक है, मतलब वो आज़ादी की लड़ाई के खिलाफ पैसा वसूलने का कानून था, टेम्पररी आज़ादी की लड़ाई के खिलाफ पैसा वसूलने का कानून था, जो आज परमानेंट है। आज भी ये लॉ है। आज इसको सरकार से 15-18 लाख करोड़ रुपए मिलते हैं, तो सरकार को इससे बहुत पैसा मिलता है। 18 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स का कलेक्शन होता है साल का सरकार का। तो अब इसको हटा नहीं सकते। वो कोई कहे इनकम टैक्स हटा दो, अभी देखो ये तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के अगेंस्ट था, ऐसी सब बातें कहे, हटा नहीं सकते, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा पैसा सरकार को मिलता है। सो दैट इज द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इनकम टैक्स। ठीक है, एक चीज और पता होनी चाहिए, वो अगला टॉपिक है, द सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ पढ़ने का सोर्स क्या होता है, कहां से इनकम टैक्स को पढ़ा जाना चाहिए। देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक्ट में अपने को पढ़ना चाहिए। व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस एक्ट। अभी जैसे आपने लॉ का कोई सब्जेक्ट अब चालू हो गया क्या? चालू हो गया, कंपनी लॉ चालू हो गया।
तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ कंपनी लॉ? कंपनीज एक्ट है ना, कंपनीज एक्ट, बेयर एक्ट, और मैं आपको बताता हूं, ठीक है? यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, अभी आपने नहीं पढ़ा वो टॉपिक, वो आएगा हो सकता है, नहीं तो मैं आपको आज बता देता हूं, आपको वहां की बात हो जाएगी। अब जैसे अपन इनकम टैक्स की बात करते हैं, फिर कंपनी लॉ पे जाएंगे। तो हमारे संविधान में लिखा है कि इनकम पे टैक्स लगाया जा सकता है, मैंने आपको बताया है ना, एंट्री नंबर 82 में लिखा है, लिस्ट 1 में, कि इनकम पे टैक्स लगाया जा सकता है। उस पावर के अंतर्गत भारत की पार्लियामेंट ने लॉ बनाया इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो द फर्स्ट सोर्स ऑफ द इनकम टैक्स लॉ इज रीडिंग द एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये सबसे बेसिक प्राइमरी सोर्स है। पार्लियामेंट को पावर है लॉ बनाने का, उन्होंने इनकम टैक्स पे लॉ बनाया, इनकम टैक्स एक्ट 1961, और मात्र 298 सेक्शंस है। किसी को लगता है हमको अच्छे से इनकम टैक्स पढ़ता है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इनकम टैक्स कहां से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है इनकम टैक्स एक्ट 1961, केवल 298 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 298। इतना बड़ा टैक्स सोचो, 18 लाख करोड़ रुपए मिल रहे हैं इस कानून से, तो 298 कुछ भी नहीं है। उस समय 298 सेक्शंस थे जब 1961 में लिखा गया था। सुनना, उस समय 298 सेक्शंस थे जब 1961 में लिखा गया था, पर समय के साथ परिस्थितियां बदलती गई, कानून में बदलाव लाने पड़े, कुछ अमेंडमेंट करने पड़े। इनकम टैक्स में हर साल 100-150 अमेंडमेंट आते हैं, तो पिछले 60 साल में आप गिन लो 6-7 हजार 10,000 अमेंडमेंट्स आ चुके हैं, 10,000 अमेंडमेंट्स आ चुके हैं। तो वो इनकम टैक्स जो 1961 में लिखा गया था वो अलग ही था, आज जो इनकम टैक्स आप पढ़ोगे वो अलग ही है, हर साल बदल जाता है। अभी 1 फरवरी आएगा, बजट आएगा, बोल देंगे अमेंडमेंट्स, ठीक है, तो 100-200 अमेंडमेंट ला देंगे। अब जैसे 80 और 81 के बीच में कोई सेक्शन डालना है तो कैसे डालते होंगे? उनको यहां अमेंडमेंट डालना है, कैसे करेंगे? 80A है ना, सब सेक्शन नहीं है, ये सेक्शन ही है, सेक्शन 80 है, सब सेक्शन और वो तो ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं, ठीक है। ये सेक्शन 80A है। फिर 80A के बाद एक और सेक्शन डालना है तो क्या करेंगे? 80B, 80C, 80D, 80E, 80F, GH, है ना। फिर 80C हो गया, मान लो किसी समय उनको याद आया कि एक काम करते, 80C और D के बीच में एक सेक्शन डालना, ये उसकी सही जगह है, तो 80C और D के बीच में सेक्शन कैसे डालेंगे? 80CA, CB, CC, CD, CE, फिर 80CC और CD के बीच में सेक्शन डालना, उन्होंने कहा यहीं डालना है सेक्शन, यही सही जगह है, कैसे डालेंगे? 80CCA, CCB, CCC, 80CCD, 80CCE, और फिर वापस उनको यहां डालना 80CCD और CCE के बीच में, उनका मन है यही सेक्शन डालना, यही सही जगह है। कैसे? 80CCDA, 80CCDB, 80CCDC, ऐसे सेक्शन डालते हैं। और आज के दिन कई सेक्शन डिलीट हो चुके हैं, कई सेक्शन ऐड हो चुके हैं, और सच में ऐसे सेक्शन हैं इनकम टैक्स में, 4-4 अल्फाबेट तक, 81 सेक्शन 115 BBDA, 115 BBDB, ऐसे सेक्शंस हैं सच में इनकम टैक्स में। और पिछले 63 इयर्स में आफ्टर सो मेनी अमेंडमेंट्स, इनकम टैक्स में आज 750 सेक्शन है ना। छोटा सा सब्जेक्ट है अपना, ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट है नहीं, छोटा सा सब्जेक्ट है, मात्र 750 सेक्शन है। 750 भी ज्यादा नहीं है, 18 लाख करोड़ रुपए मिल रहे हैं इससे सरकार को, तो पैसे बहुत मिल रहे हैं, उसके लिए ये फिगर, ये छोटा सा सेक्शन है। उस सब्जेक्ट को पढ़ना कोई बहुत ऐसा नहीं है, मतलब इतना बड़ा टैक्स सरकार को मिल रहा है, तो दिस इज नथिंग। सेक्शन वही है 1 से 298, सेक्शन वही है 1 से 298, पर इन बिटवीन लॉट ऑफ सेक्शंस हैव बीन एडेड एंड डिलीटेड, ठीक है। वैसे तो 5-1 हजार सेक्शन होंगे टोटल,
पर कुछ ऐड हो गए, कुछ डिलीट हो गए। तो आज जो एप्लीकेबल है, जो अच्छे से किसी को इनकम टैक्स पढ़ना है, तो वो है सब सेक्शन अलग है, सब सेक्शन क्लॉजेस, सब क्लॉजेस अलग हैं, ठीक है, वो अलग है। सेक्शन 750 है बस। हाँ, याद करना जरूरी है, नहीं तो करोगे कैसे, मतलब हाउ यू विल अप्लाई इट। याद करना, छोटा सा सब्जेक्ट है, याद यूं ही हो जाएगा। अब शाम को बैठोगे, सुबह याद हो जाएगा, वो कितनी सुबह के बाद होगा, बस याद हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। सब धीरे धीरे होगा, सालों लग जाएंगे। एनीवेज, हाँ, लग जाएंगे, लगेंगे, बहुत साल लगेंगे। इंटर में तभी तो आप 50 का पढ़ रहे हो, फाइनल में 100 का पढ़ रहे हो। इट्स अ बिग सब्जेक्ट, इट इज अ बिग सब्जेक्ट। एज अ प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज इसीलिए चाहिए, क्योंकि नॉर्मल दिमाग से ये सब्जेक्ट अप्लाई नहीं किया जा सकता है। एनीवेज, अब देखो, इनकम टैक्स एक्ट है, आपको वो लग रहा है बहुत सारे सेक्शन है, पर इनकम टैक्स एक्ट पढ़ के आप इनकम टैक्स नहीं सीख पाओगे। इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 295। ये सेक्शन कहता है कि इनकम टैक्स में a lot of things will be done as may be prescribed। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके साथ उन्होंने वर्ड लिखा है, दिस विल बी डन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। आपको कोई एप्लीकेशन देनी है, तो दिस विल बी डन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना है, तो द रिटर्न विल बी फाइल्ड इन द फॉर्म, इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो हर चीज लिखी है, और ये कह दिया कि ये किया जाएगा एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सेक्शन 295 ये कहता है, प्रिस्क्राइब्ड मींस प्रिस्क्राइब्ड एज पर रूल्स। प्रिस्क्राइब्ड मींस प्रिस्क्राइब्ड एज पर रूल्स। तो इसके लिए अलग से रूल्स लिखे गए। एक्ट किसने बनाई? पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट सब कुछ एक्ट में नहीं लिख सकती थी, क्योंकि एक्ट में अगर आप सब कुछ लिख दोगे तो एक्ट कितना बड़ा हो जाएगा, और फिर उसको अमेंड करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एक्ट को अमेंड करने के लिए भी एक अमेंडमेंट की एक्ट पास करनी पड़ेगी, जिसने लिखा है वही चेंज कर सकता है। तो पार्लियामेंट ने लिखा है, तो पार्लियामेंट ही अमेंड कर पाएगी। तो पार्लियामेंट में जाओ, बिल प्रेजेंट करो, दोनों हाउसेस पास करेंगे, उस बीच में सेशन चल रहा है नहीं चल रहा है, फिर वहां पार्लियामेंट में अलग झगड़े चलते हैं, कोई गले लगता है, बहुत सारी बातें होती है वहां, है ना। तो वो सब चीजें जो हैं वो होने वाली है वहां पे। तो वो सब चक्कर में उनका कहना था कि भाई ये सब चीजें एक्ट में लिख पाना संभव नहीं है, तो ये सब चीजों के लिए हम पावर को डेलीगेट कर देते हैं। पार्लियामेंट ने अपना लॉ बनाने का पावर डेलीगेट कर दिया। इसको कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। लॉ बनाने का पावर किसको है? पार्लियामेंट को। पर पार्लियामेंट ने अपना लॉ बनाने का पावर डेलीगेट कर दिया। इनकम टैक्स में ये पावर उन्होंने डेलीगेट किया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को। सुना ये शब्द CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो उन्होंने कह दिया कि इनकम टैक्स में जब भी कुछ चीज प्रिस्क्राइब्ड है, तो वो प्रिस्क्राइब कौन करेगा? CBDT के बारे में आपको अलग से बताया जाएगा, बाद में बात आएगी। मैं हमेशा एक चीज कहने वाले हैं हम लोग, कि इसका एक चैप्टर है। कोई भी बात आएगी ना, जैसे आपने पूछा CBDT क्या होता है, बेटा उसका चैप्टर है, उसमें आपको बताया जाएगा कि इनकम टैक्स में कौन कौन अधिकारी होते हैं, CBDT कौन है, उसके बारे में बताया जाएगा। तो एनीवे, CBDT को पावर है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को पावर है कि वो इनकम टैक्स के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकते हैं। तो उन्होंने इनकम टैक्स के रूल्स लिखे ना, मैंने बताया आपको कि एक्ट है, रूल्स है, तो इनकम टैक्स रूल्स लिखे गए 1962 में। जब रूल्स लिखे गए थे तो करीबन 150 रूल्स थे। रूल 1 2 3 4 5 150। समय के साथ जब एक्ट ही बदल गया तो रूल्स भी बदलने पड़े, कुछ रूल्स ऐड हुए, कुछ डिलीट हुए। तो 11 के बाद 12 लिखना था, 12 तो लिखा, बीच में लिखना है तो क्या करोगे? 11A, 11B, C, D, E, 11UV, है ना। फिर 11U लिखा, U के बाद और लिखना है UA, UB, UC, ऐसा सब है उसमें, और वो लिखे गए। आज के दिन ज्यादा नहीं है, केवल 450 रूल्स होंगे
जो हमको पता होना चाहिए। एक पेज नंबर भी बता देता हूँ कितने होंगे। इनकम टैक्स एक्ट करीबन करीबन 1000 पेज की किताब है। किसी को एक्ट पढ़ना है 750 सेक्शन से, कुछ 1000 पेज के होते हैं, ज्यादा है नहीं। इनकम टैक्स रूल्स हैं 450 रूल्स हैं, पर रूल्स में एलोबरेशन होते हैं, फॉर्म्स वगैरह भी होते हैं, तो कुछ 1300 पेज की किताब है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, रूल एक्ट का सबऑर्डिनेट है। एक्ट में आपको बेसिक बात लिख दी, उस बात को और डिटेल में रूल में लिख दिया गया। रूल एक्ट का हिस्सा है, ठीक है, रूल एक्ट का हिस्सा है। फिर इनकम टैक्स में एक सेक्शन और है जो हमें पता होना चाहिए, वो है सेक्शन 119। इस सेक्शन में अगेन सीबीडीटी को पावर दिया गया है कि वो समय समय पर सर्क्यूलर्स एंड नोटिफिकेशंस जारी करेंगे। क्योंकि इनकम टैक्स का लॉ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होता है कि ऑब्जेक्टिव अलग है। टैक्स पेयर हमेशा ये चाहता है कि मैं कम से कम टैक्स दूं, और टैक्स लेने वाला ये चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा टैक्स दूं, कलेक्ट करूं। तो टैक्स पेयर चाहता है मैं कम टैक्स दूं, तो टैक्स वो कम देना चाहता है, तो वो लॉ को ऐसे इंटरप्रेट करता है जिससे उसे कम से कम टैक्स देना पड़े। मैंने बताया ना, कोडिफाइड सिस्टम का प्रॉब्लम है इंटरप्रिटेशन। तो टैक्स लेने वाला लॉ को ऐसे इंटरप्रेट करता है कि वो मैं कम से ज्यादा टैक्स लूं, और टैक्स देने वाला ऐसे इंटरप्रेट करता है कि मैं कम से कम टैक्स लूं। दोनों में होता है झगड़ा, कॉम्प्लिकेशन। तो वो कॉम्प्लिकेशन ना आए, कंफ्यूजन ना आए, उसके लिए समय समय पर सीबीडीटी अपनी तरफ से क्लेरिफिकेशंस जारी करती है, नोटिफिकेशन जारी करती है। इनकम टैक्स में बहुत नोटिफिकेशंस आए, बहुत सर्कुलर्स आए, और करीब करीब 10,000 सर्कुलर्स होंगे जो आज एप्लीकेबल हो। ज्यादा ही होंगे, 10,000 में एक ऐसे ही रैंडम फिगर कह रहा हूं। और 10,000 सर्कुलर मतलब पेजेस में गिनोगे तो करीब करीब 10,000 पेजेस। ठीक है, ज्यादा है नहीं, अपना सब्जेक्ट छोटा सा है। तो कोई कहता है अच्छे से इनकम, सर सीए कर रहे हैं, इनकम टैक्स की एक्सपर्टाइज करनी है। आपने ही कहा था सर पिछले लेक्चर में कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इनकम टैक्स का एक्सपर्ट होता है, तो हम तो एक्सपर्ट बन के ही जाएंगे। इंटर में सीएम एक्सपर्ट बन जाएंगे इनकम टैक्स के। तो एक्सपर्ट बनना है, बिल्कुल बनो। आपको क्या पढ़ना चाहिए? मात्र 750 सेक्शन, मात्र 450 रूल्स, और केवल 10,000 सर्कुलर्स। हाँ, है ना। इनकम टैक्स में सर्कुलर एक्ट वगैरह सब आने के बावजूद इनकम टैक्स में बहुत झगड़े होते हैं, बहुत लिटिगेशन होता है। टैक्स पेयर इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग ये चाहता है कि मैं तो कम टैक्स दूंगा, टैक्स की चोरी भी करूंगा, सब करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग टैक्स की चोरी करते हैं, और टैक्स कलेक्टर ये चाहता है हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स ले लेंगे। वो तो आप सांस ले रहे हो उस पर भी टैक्स मांगने की कोशिश करता है कि ये तो कुछ तो कमा ही लिया होगा तुमने, कुछ तो कमा ही लिया होगा, उस पर टैक्स दो। तो वो टैक्स ज्यादा से ज्यादा मांगने की कोशिश करते हैं, और इन दोनों के बीच में होता है डिस्प्यूट। अपना जो सिस्टम ऑफ लॉ है, कोडिफाइड सिस्टम, उसमें जब लोगों में डिस्प्यूट होता है तो वो कहां जाते हैं? कोर्ट में। तो केसेस जाते हैं कोर्ट में, कोर्ट में फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट तक केसेस जाते हैं। हमारे संविधान में एक चीज लिखी है, आर्टिकल 141 में, उसमें यह लिखा हुआ है कि द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज द लॉ ऑफ लैंड। सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ दे दिया वो देश का कानून बन जाता है। तो वो भी एक कानून बन गया, है ना। दो तरह के कानून होते हैं, एक कहते हैं जिसको हम स्टैच्यू, सुना है स्टैच्यू, वो होता है वो लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाया है। पार्लियामेंट ने बनाया है एक्ट, रूल्स, सर्कुलर्स, ये कहलाता है स्टैच्यू। और दूसरे तरह का लॉ होता है जजमेंट बेस्ड लॉ। जजमेंट बेस्ड लॉ वो होता है जो लॉ कोर्ट ने दिया है, हाई कोर्ट का फैसला देश का कानून है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश का कानून है, हाई कोर्ट का फैसला उस स्टेट का कानून है। सो देयरफॉर हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि कोर्ट के फैसले भी एक कानून है। तो उस सब्जेक्ट को पढ़ ही नहीं सकते आप विदाउट रीडिंग दी जजमेंट्स ऑन दी,
उसके ऊपर जो केस लॉ आए हैं, जो कोर्ट के फैसले आए हैं, उनको पढ़े बिना आप उस सब्जेक्ट को नहीं जान सकते। इनकम टैक्स के छोटे से सब्जेक्ट में 5 से 7 लाख केसेस होंगे जो पढ़े जाने चाहिए। उनको पढ़े बिना आप सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं बन सकते। आपको लगता है इनकम टैक्स आपको अच्छे से नहीं आता जब तक आप 5 से 7 लाख केसेस नहीं पढ़ लेते। 5 से 7 लाख केस, एक केस सोचो 10 पेज का होता होगा। केस मतलब बड़े बड़े होते हैं, 100 पेज के फैसले आते हैं, 2 पेज के भी आते हैं, आधा पेज का भी आता है। तो एक एवरेज ले लो तो एक केस मतलब 10 पेज, तो 5 लाख केस मतलब 50 लाख पेज। बस बस छोटा सा सब्जेक्ट है, मैं तो कह ही रहा था। तो ये जो इतना सा पढ़ना है बस, एक्ट, रूल्स, सर्कुलर्स और केस लॉ, ये पढ़ के आप कह सकते हो हाँ आपको इनकम टैक्स आता है, हाँ मुझे इनकम टैक्स आता है। दैट इज इट। सो दिस इज द सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। डोंट पैनिक, डोंट वरी, ये सब इंटर में इतना सब नहीं है। इतना अगर होता कि आपको ये सच में 52 लाख पेजेस पढ़ने, 50-52 लाख पेजेस, तो शायद इंटर की एग्जाम 15-20 साल बाद कंडक्ट की जाती कि पढ़ते जाओ 15 साल बाद एग्जाम लेंगे। पर ऐसा है नहीं ना ऑब्वियसली। तो इतना तो पढ़ना नहीं है, दैट इज फॉर श्योर। तो अपने को पढ़ना कितना है वो भी मैं बता रहा हूं। और ये समझो अपना जो मेन टॉपिक है वो ये है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ किसी को पढ़ना है तो उसको पढ़ने के 4 चीजें पढ़नी पड़ती है: एक्ट, रूल्स, सर्कुलर्स एंड केस लॉस। व्हाट इज द सोर्स ऑफ कंपनी लॉ? कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी में रूल्स हैं, अलग अलग तरह के रूल्स हैं, कंपनीज रूल्स। देन नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स। इनकम टैक्स के सर्कुलर कौन देता है? इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट, सीबीडीटी। कंपनी लॉ के सर्कुलर कौन देगा? उनका डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए। और केस लॉ। कंपनी लॉ का सब्जेक्ट तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे जब ये 4 चीजें पढ़ते हो: एक्ट, रूल, सर्कुलर और केस लॉ। ठीक है, आपने अभी जीएसटी नहीं पढ़ा, बिल्कुल चालू नहीं किया। किसी दिन जिस दिन जीएसटी पढ़ोगे उस दिन का जवाब मैं आपको देता हूं। किसी को जीएसटी पढ़ना है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द जीएसटी लॉ? एक्ट, रूल्स, सर्कुलर्स, केस लॉ। एक्ट होगी वहां पे जो भी एक्ट है, सीजीएसटी एक्ट, ऐसे कोई एक्ट है वहां पे, एक्ट है। देन उसके रूल्स हैं, जीएसटी के रूल्स हैं, सर्कुलर्स हैं और केस लॉज हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें पढ़ के ही वो सब्जेक्ट आपको आएगा। एलएलपी एक्ट तो आपने पढ़ लिया। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एलएलपी लॉ? इज नॉट द एलएलपी एक्ट, इज द एलएलपी एक्ट, रूल्स, सर्कुलर्स एंड केस लॉज। वहां भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही इसको हैंडल करता है। तो दैट इज द सोर्स ऑफ द लॉ: एक्ट, रूल, सर्कुलर्स एंड केस लॉ। तो कोई भी सब्जेक्ट हो उसको पढ़ने के ये 4 डॉक्यूमेंट हैं: एक्ट, रूल्स, सर्कुलर्स एंड केस लॉस। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल कि साहब इंटर में हमको कितना पढ़ना है? 50 नंबर के लिए इतना सब पढ़ना है क्या? और फाइनल में कितना पढ़ना है ना? फाइनल का भी एक आइडिया अपने को होना चाहिए कि हाँ इतना पढ़ना है, सो दैट अपना सिलेबस डिफाइंड हो। और उससे पहले एक छोटा सा सवाल ये है कि सर ये किसको आता होगा? इतना सारा है तो ये तो किसको आता होगा? किसी को भी नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता है। और कोई क्लेम करता है कि हाँ हमको इनकम टैक्स पूरा आता है, तो वो गलत है। क्योंकि इनकम टैक्स एक अलग ही सब्जेक्ट है, एक अलग ही फिलामेंट पे है, एक अलग ही एक्सिस पे है। इतनी चीजें आपको पढ़नी है। और कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी लॉ हो, उसमें डिटेलिंग बहुत अलग ही लेवल पे आती है। मैं आपको बताऊंगा कैसा होता है वो। 1 मिनट अपन पहले डिस्कस करते हैं अबाउट दी कोर्स इन इंटर एंड फाइनल। तो अब सबसे पहली बात, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि इंटर में अपने को कितना पढ़ना है। तो इंटर में देखो, एक तो आपको जो सेक्शन है, मैंने आपको बताया 750 सेक्शन है। क्या इंटर में 750 सेक्शन पढ़ने? नो, इंटर में आपको करीबन 100 सेक्शन पढ़ने हैं। 100 तो पढ़ने पड़ेंगे 50 नंबर के लिए। कंपनी लॉ में ही आप 50 नंबर के लिए 150 सेक्शन पढ़ रहे हो। तो इनकम टैक्स तो छोटा सा सब्जेक्ट है, 100 तो पढ़ ही लो अभी। ठीक है, करीबन 100 सेक्शन है।
इनकम टैक्स रूल्स कितने पढ़ने हैं? इनकम टैक्स रूल्स 4-5, 450 रूल है, आप समझो। मैं कह रहा हूं सिर्फ 4-5 रूल पढ़ने हैं, और वो भी इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि वो पढ़े बिना आपकी वो टॉपिक खत्म नहीं होगा, इसलिए वो रूल पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो ज्यादा नहीं है। सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन 10,000 हैं, इंटर में 8 से 10 पढ़ने हैं। ठीक है, सिर्फ 8 से 10। और केस लॉ एक भी नहीं पढ़ना है। वैसे केस लॉ एक भी नहीं पढ़ना है, पर हम आपको 8 से 10 केस पढ़ाएंगे, और वो इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि उनको पढ़े बिना आपका टॉपिक पूरा खत्म नहीं होगा, और एग्जाम में वो आ जाते हैं। दैट इज द रीजन उसको अपन पढ़ेंगे। तो भी 8 से 10, 5 लाख केसेस, और कहाँ 8 से 10, कुछ भी नहीं है। इंटर का इनकम टैक्स पढ़ के बिल्कुल भी अपने को ये नहीं सोचना चाहिए कि अपने को इनकम टैक्स आ गया। इट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, जैसे आप स्कूल में गए थे, नर्सरी में थे, तो ये इनकम टैक्स की नर्सरी है, पहली बार जीवन में इनकम टैक्स अपन पढ़ेंगे। नर्सरी राइम्स हैं, ABCD सीखेंगे अपन, बस वैसा होगा। ठीक है, ज्यादा वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, पैराग्राफ, वो सब अपन नहीं सीखेंगे। अपन बिल्कुल एलिमेंट्री इनकम टैक्स का, बिल्कुल A कैसे बनता है, B कैसे बनता है, सीखेंगे। हालांकि वो पढ़ के आपको अपने आप में लगेगा कि आपको इनकम टैक्स आ गया, क्योंकि अपने आप में उस सिलेबस को ऐसा ड्राफ्ट किया गया है कि अपने आप में कंप्लीटनेस है, आपको लगेगा कि हाँ हमको आ गया। फिर फाइनल में आप आए, फाइनल में जब आप आओगे तो क्या पढ़ना है? इनकम टैक्स के पूरे 750 सेक्शन पढ़ने हैं पूरे। फाइनल तो फाइनल है, 100 नंबर का कोर्स है, तो फाइनल में आपको है ना, सिलेबस छोटा है। इंटर में केवल 2000 बातें हैं, केवल 2000 बातें हैं 50 नंबर के लिए, और फाइनल में केवल 10,000 बातें हैं 100 नंबर के लिए। तो 10,000 बातें हैं, आनी 50-60 बातें एग्जाम में, और 10,000 में से 50 बातें आनी है। तो फाइनल के लेवल पे तो लॉ तो आपको पूरा पता होना चाहिए, तो एक्ट आपको पूरा पढ़ना है 100%। इनकम टैक्स रूल्स 15-20, ठीक है, फिर 450 है, 15-20 इज नॉट अ मच थिंग। सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन करीब करीब 100 सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस पढ़ने 10,000 में से, तो इट्स नॉट अ बिग थिंग। केस लॉ 500, 5 लाख में से, ये भी तो देखो आप, 5 लाख में से। तो फाइनल में कंपैरेटिवली सिलेबस बहुत ज्यादा है। फिर भी सीए फाइनल करने के बाद भी, सीए बनने के बाद भी आप ये नहीं कह सकते मुझे पूरा इनकम टैक्स आता है, क्योंकि आपने बेसिक लॉ तो पढ़ लिया, इनकम टैक्स एक्ट, और उसके अंडरलाइंग सर्कुलर्स एंड केस लॉज वो एक लिमिट तक ही पढ़े, वो पूरे नहीं पढ़े। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि देखो, आप जैसे इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, ये एक स्टूडेंट अप्रोच है। सीए इंटर में जो पढ़ रहे हो, सीए फाइनल में जो पढ़ रहे हो, वो एक स्टूडेंट अप्रोच है। आप टॉपिक्स पढ़ोगे, चैप्टर्स पढ़ोगे, क्वेश्चंस करोगे, ये स्टूडेंट अप्रोच है। और सीए बनने के बाद आपके पास एक प्रोफेशनल अप्रोच जो है, वो ये है कि आपके पास एक प्रॉब्लम आएगी कि साहब हमने ये ट्रांजैक्शन किया है, हमने एक लैंड सेल किया है, मकान सेल किया है, या व्हाटसोएवर एक ट्रांजैक्शन किया है, इस ट्रांजैक्शन के टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो आपको करनी पड़ेगी एक रिसर्च। प्रोफेशनल अप्रोच इज अ रिसर्च इस टॉपिक पे। मान लो उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन किया से, एक लैंड या एक कॉलोनी डेवलप की, अब वो कॉलोनी डेवलप की, तो उस पे इनकम टैक्स एक्ट में क्या प्रोविजन है, रूल्स क्या कहते हैं, उसके ऊपर सर्कुलर्स क्या हैं, और केस लॉ क्या है, ये सब को आपको स्टडी करके अपने क्लाइंट को या जहां भी आप जॉब करते हो उनको एक फाइनल सॉल्यूशन देना पड़ेगा कि ये सब ट्रांजैक्शन के अल्टीमेटली टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे, आपको इस पे इनकम टैक्स लगेगा, इतना लगेगा, ठीक है, ऐसे इनकम निकलेगी और इतना टैक्स लगेगा। ये एक प्रोफेशनल अप्रोच है। तो वो पढ़ने के लिए इनकम टैक्स अपने को पूरा नहीं पढ़ना पड़ता है,
अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम स्पेसिफिक इनकम टैक्स पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है कि इस पे एक्ट में क्या दिया है, रूल्स में क्या दिया है इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बारे में। वो प्रोफेशनल अप्रोच होती है। तो वो इसीलिए इतना सब जो कंटेंट है, एक्ट, रूल, सर्कुलर, केस लॉ, वो 100% कोई भी नहीं पढ़ता है। हम तो उसमें रिसर्च करते। कोई व्यक्ति आ गया अपनी प्रॉब्लम लेके कि साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, तो अब उस प्रॉब्लम के बेसिस पे हम उसको सॉल्यूशन देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, तो इसमें कुल मिला के सारे प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए आपका टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे, आपको टैक्स इतना बनेगा, इतना नहीं बनेगा, ऐसे होगा। तो दैट इज द प्रोफेशनल अप्रोच। ठीक है, वो एक अलग अप्रोच है, वो फाइनल में थोड़ा उससे आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, अभी इंटर में तो अपने को एक बिल्कुल रॉ स्टूडेंट जैसा इनकम टैक्स पढ़ना है, कि बिल्कुल बेसिक लेवल पे कि हाँ एक्ट के कुछ सेक्शंस पढ़ लेंगे, रूल्स पढ़ लेंगे, सर्कुलर्स पढ़ लेंगे, चैप्टर वाइज उसको पढ़ लेंगे और उससे क्वेश्चंस कर लेंगे, तो अपने को एक आइडिया लगेगा कि कैसे चीजें होती है। दिस इज द वेरी एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स। टेक्निकल चीजें जैसे कि टैक्स प्लानिंग कैसे करना, लोगों का टैक्स कैसे बचाना, वो तब हो पाएगा जब आप उस पर रिसर्च करते हो। वो सब्जेक्ट अलग हो गया, वो है रिसर्च का सब्जेक्ट। ठीक है, उसका आंसर अभी आपके मन में हो सकता है, थोड़े दिन में आप ऐसा बोलोगे हाँ हाँ हमको भी आ गई सर, हमारे दिमाग में आइडिया, ऐसा करके टैक्स बच जाएगा। वो आइडिया लिमिटेड है। इसलिए लिमिटेड है क्योंकि उस सब्जेक्ट पे पूरी रिसर्च करने में आपको अभी समय है। एक्ट, रूल, सर्कुलर, केस लॉ सब ढूंढने पड़ेंगे, तब जाके कंक्लूसिव आंसर आप दे पाओगे। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल और एक स्टूडेंट में अंतर है। अभी अपन बिल्कुल एलिमेंट्री इनकम टैक्स पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे फाइनल में पढ़ोगे, एक्सपर्ट नॉलेज कहते हैं वो लोग उसको, एक्सपर्ट नॉलेज एक्वायर करोगे, फिर रियल लाइफ में जब आप जाओगे देन एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्यूशन आप कर पाओगे। ठीक है, आर्टिकलशिप में उससे अगेन यू विल बी ट्रेन्ड ऑन दिस एस्पेक्ट टू सम एक्सटेंट। और ये हर लॉ के साथ है। कंपनी लॉ जो आप पढ़ रहे हो वो इतना आसान नहीं है जैसा आपको इतना आसान बना के पढ़ाया जा रहा है। उसको अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए यही तरीका है, यू हैव टू डू रिसर्च। मान लो कोई दो डायरेक्टर में झगड़ा हो गया कंपनी में, अब अपन ने तो पढ़ लिया थोड़ा बहुत कि डायरेक्टर में झगड़ा हो जाएगा तो ऐसा होगा, आप पढ़ लोगे इंटर में कि डायरेक्टर्स में डिस्प्यूट होगा तो ऐसे रिजॉल्व होगा उसको, है ना, ऐसे कोर्ट में जाओ आप, ऐसे होगा। पर रियल लाइफ में दैट्स अ रिसर्च। उस टॉपिक पे आपको एक्ट, रूल, सर्कुलर, केस लॉ के जरिए रिसर्च करनी पड़ेगी कि इसमें क्या किया जा सकता है, कैसे अपने डायरेक्टर को बचाया जा सकता है, दूसरे डायरेक्टर को फंसाया जा सकता है। क्लाइंट देखो एज अ एक्सपर्ट आपके पास जब आएगा तो आपका एक स्ट्रैटेजिक चीज करनी है आपको कि अपने क्लाइंट को बचाना है, सामने वाले के क्लाइंट को, दूसरे डायरेक्टर को फंसाना है, और उस व्यक्ति को इसलिए फंसाना है क्योंकि उसने गलत किया है। दैट इज व्हाट आवर आर्ग्यूमेंट इज, आवर कंटेंशन इज, दिस इज प्योर लीगल अप्रोच, है ना, वकालत वाली अप्रोच है, पर रिसर्च है ये। कभी भी कोई चीज का एक्सपर्ट आंसर जो है वो इसी तरीके से आता है। तो ये एक बेसिक मैं आपको थीम दे रहा हूं। ये सब बताना इसलिए जरूरी था कि एज अ प्रोफेशनल आपको पता होना चाहिए वेयर वी आर हेडिंग, रोड मैप अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये टॉपिक हो गया कौन से सब्जेक्ट पे लॉ बनाया जा सकता है, इनकम टैक्स का इतिहास और इनकम टैक्स का सोर्स, ये बता दिया मैंने। और किसी भी लॉ का सोर्स पूछ ले एग्जाम में, आपको चार चीज कहनी है, एक्ट, रूल्स, सर्कुलर्स, केस लॉ। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, ये टॉपिक के बाद एक और बात आएगी, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इक्विटी, एंड देन वी आर डन, वी आर थ्रू विथ इट, देन वी कैन एक्चुअली स्टार्ट विद द इनकम टैक्स सेक्शन, मतलब इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 1 से हम कहानी चालू कर सकते हैं। ठीक है, इतना बेसिक मेरे को लगता है कि सफिशिएंट है एक प्रोफेशनल के लिए, जो कभी भी किसी भी लेवल पे जाके आप इनकम टैक्स का बेसिक से चीज को समझ सकते हो। अब all direct taxes are progressive, all direct taxes are progressive, all indirect taxes are regressive. So what is a progressive system of taxation and what is a regressive system of taxation? That is the question we have to address. ठीक है, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होते हैं।
तो मैं आप ही लोगों से पूछ लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है ये शब्द आपने कभी सुने हो, किसी ने कहा भी था, तभी मैंने लिखा था कि डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव होते हैं। तो मैं आप ही लोगों से पूछ लेता हूँ, व्हाट इज प्रोग्रेसिव, व्हाट इज रिग्रेसिव? यस प्लीज। अगर आपकी इनकम बढ़ती जा रही है और इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स का इफेक्टिव रेट भी बढ़ता जा रहा है, तो वो प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव सिस्टम है। और रिग्रेसिव सिस्टम, इनकम बढ़ती जा रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम आपका टैक्स रेट सेम रहता है, ऐसा आपका कहना है? ये रिग्रेसिव है, आपका कहना है। कि मेरा ये कहना है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स कम होता जा रहा है, ये रिग्रेसिव सिस्टम है। वैसे वैसे इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स कम होता जा रहा है, ये रिग्रेसिव सिस्टम है। आई रिपीट इन सम डिफरेंट वर्ड्स, प्रोग्रेसिव सिस्टम वो होता है जब जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे टैक्स का अमाउंट तो बढ़ता ही जा रहा है और साथ ही साथ टैक्स का इफेक्टिव रेट भी बढ़ता जा रहा है, वो प्रोग्रेसिव सिस्टम है। वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड विच वाज पॉइंटेड आउट बाय यू, आपने बतलाया बिल्कुल, वो कीवर्ड है रेट। रिग्रेसिव सिस्टम वो होता है जहां पे जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे टैक्स का अमाउंट तो बढ़ते जा रहा है, अमाउंट बढ़ते जा रहा है, पर इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स कम होते जा रहा है। दैट इज अ रिग्रेसिव सिस्टम। ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव होते हैं, ये उनकी तारीफ है। इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव होते हैं, ये उनकी बुराई है, ये उनका क्रिटिसिज्म है। ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल से मैं बताता हूं, ऑल डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव। और प्रोग्रेसिव सिस्टम अच्छा क्यों है उसको एग्जाम्पल से बताता हूं। मैंने वो एग्जाम्पल रिक्रिएट किया है, क्रिएट किया हुआ है, आप सिर्फ उसको समझो। ठीक है। अभी मैं आपको इनकम टैक्स निकालना, इनकम टैक्स के रेट्स, ये सब कुछ नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये सब आप पढ़ोगे कहीं ना कहीं, यू विल कम अक्रॉस ऑल दिस। सो ऐसा इनकम टैक्स में एक सिस्टम होता है, इसको कहते हैं स्लैब सिस्टम। कभी आपने सुना होगा, टैक्स कैलकुलेशन का एक सिस्टम होता है। सिस्टम ये होता है कि 0 to 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको टैक्स लगता है निल रेट पे, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स लगता है 5% पे, 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम पे टैक्स लगता है 20% पे, और 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पे टैक्स लगता है 30% पे। ये एक सिस्टम है इनकम टैक्स में। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सिस्टम, मल्टीपल ऑप्शंस आर गिवन कि ऐसे टैक्स दे दो, या एक और तरीका है, कभी आपने सुना होगा, क्योंकि इनकम टैक्स का थोड़ा बजट के बाद लोग, अपन लोग सीए स्टूडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट रहता है, तो हो सकता है आपने सुना हो 3 लाख रुपए तक की इनकम एग्जम्प्ट हो गई अभी, तो 0 to 3 लाख पे 0%, फिर 3 लाख to 6 लाख पे 5%, ऐसा भी एक सिस्टम है। आई एक्सेप्ट इट, वो भी एक सिस्टम है। मैं आपके सामने वन ऑफ द सिस्टम रख रहा हूं, ये पुराना सिस्टम चला आ रहा है, इसी को मैं आपको रख रहा हूं। अभी सभी तरह के सिस्टम ऑपरेशनल है और ऑप्शंस है, वो सब आपको पढ़ाया जाएगा इनकम टैक्स रेट जब पढ़ाए जाएंगे, वो पढ़ाया जाएगा रेट्स ऑफ इनकम टैक्स में। ठीक है। तो ये जो सिस्टम है 0 to 2,50,000 नील, 2,50,000 to 5,00,000 5%, ये स्लैब सिस्टम कहलाता है। इस स्लैब सिस्टम की खासियत क्या होती है, कैसे ये ऑपरेट करता है, कि मान लो किसी की साल की 2 लाख रुपए की इनकम है। एक छोटा सा चार्ट मैंने बनाया है, उस चार्ट से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो कैलकुलेशन है, इससे एग्जैक्ट टैक्स नहीं आएगा, एग्जैक्ट टैक्स निकालना आपको अलग से 15 दिन सिखाया जाएगा, 15 दिन लगेंगे उसमें, तो मैं आपको 15 मिनट में नहीं समझा सकता, बस एक आइडिया दे रहा हूं कि 2 लाख रुपए अगर किसी की साल की इनकम है, तो उसका टैक्स आ जाएगा 0, क्योंकि अपन ने कहा 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स आएगा निल। तो 2 लाख तक की इनकम है तो टैक्स कितना आया, 0, तो उसका टैक्स आ गया 0। और एक फिगर मैंने लिखा है इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स, क्योंकि बात है रेट ऑफ टैक्स की। तो रेट ऑफ टैक्स कैसे निकलता है, टैक्स डिवाइडेड बाय इनकम इनटू 100।
प्रोपोर्शनेटली टैक्स बाय इनकम इनटू 100, दैट इज द रेट ऑफ टैक्स। तो अगर किसी का टैक्स बना 0, तो उसका इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स कितना आएगा? 0%। 0% आएगा। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहां पे किसी की साल की 4 लाख रुपए की इनकम है। अगर किसी की साल की 4 लाख रुपए की इनकम है तो उसका टैक्स कितना बनेगा? इस स्लैब को देखते हैं अपन। स्लैब सिस्टम में कैसा होगा? 4 लाख रुपए की इनकम है तो सीधे 4 लाख पे 5% मत लगा देना, है ना। आप क्या करना, 2.5 लाख रुपए तक 0% स्लैब है, तो उसका 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे 0% लगाना, विच इज 0। और 2.5 लाख से 4 लाख तक 5% लगाना, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, 4 लाख को अपन ऐसे डिवाइड कर सकते हैं दो हिस्सों में, 0 to 2,50,000। 2.5 लाख रुपए तक उसका टैक्स बना, 2.5 लाख इंटू 0, और फिर 2.5 लाख से 4 लाख मतलब 1.5 लाख। 1.5 लाख पे टैक्स बना 5%। तो टोटल इनका टोटल हो गया 7,500। ये उसका टैक्स है। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज नॉट एक्चुअली द फाइनल टैक्स जो उसको अपनी जेब से देना है, वो आपको अलग से 15 दिन सिखाया जाएगा। अभी मैं आपको सिर्फ एक सिस्टम बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्रोग्रेसिव। उसके लिए ये एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जैक्ट टैक्स निकालना थोड़ा और डिटेल में है, उसमें अलग अलग सिस्टम्स हैं, ऑप्शंस हैं, वो सब आप वहां पढ़ोगे। ठीक है, तो ये हो गया उसका 4 लाख रुपए पे 7,500 का टैक्स, है ना। अब ये 7,500 का टैक्स 4 लाख रुपए पे परसेंटेज निकालो। 7,500 डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, 1.8 सम परसेंट, वॉट एवर इट कम्स। ठीक है, फिर उसके बाद मान लो 7 लाख रुपए की इनकम है, उसकी अगर 7 लाख तक की इनकम है तो स्लैब सिस्टम, 0 to 2,50,000 पे टैक्स आएगा 0%। 2,50,000 to 5 लाख मतलब 2.5 लाख रुपए, उस पर टैक्स आएगा 5%। और 5 लाख से 7 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, उस पर टैक्स आएगा 20%। ये होता है स्लैब सिस्टम। ठीक है, स्लैब सिस्टम में ऐसा नहीं है कि 7 लाख है तो पूरा 7 लाख पे 20% लगा दो। 7 लाख अगर इनकम है तो स्लैब्स डिवाइड करो, एंड आई कैन पुट इट दिस वे, 0 to 2,50,000, 2.5 लाख पे निल, है ना। फिर 2.5 लाख से 5 लाख मतलब 2.5 लाख, 2.5 लाख पे 5%, और 5 लाख से 7 लाख मतलब 2 लाख, 2 लाख पे 20% लिखा हुआ है वो। इन तीनों का टोटल, दैट इज योर टैक्स, 52,500। ठीक है, तो ये स्लैब सिस्टम में ऐसा होता है। इसका इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स आ गया 7.5%। किसी की 12 लाख रुपए की इनकम है तो क्या होगा, इस स्लैब से देखो, 0 to 2,50,000 0%, 2,50,000 to 5 लाख 5%, 5 लाख to 10 लाख 20%, और 10 लाख से ऊपर जो है 2 लाख उस पर 30%। तो ये सिस्टम इधर लिख दिया कि ये 40 लाख का है, यहाँ पे अगर मान लो 12 लाख होती तो 12 लाख में अपना आ जाता है 2 लाख पे 30%। तो 0 to 2,50,000, 2.5 लाख पे 0%, फिर 2.5 लाख से 5 लाख, अगले 2.5 लाख पे 5%, 5 लाख से 10 लाख, इस पे 20% 5 लाख पे, और 10 लाख से 12 लाख मतलब 2 लाख पे 30%। जो भी टैक्स आया अपना उस हिसाब से आ गया। कितना आया? 1,72,500। एंड इफेक्टिवली जो टैक्स आया वो आ गया 14.37%। ऐसी मान लो किसी की 40 लाख रुपए की इनकम होती है, थोड़ा ट्राई करो आप, अब आप कैलकुलेट करो। ये स्लैब में आपके सामने रख देता हूं, 40 लाख की इनकम। $10,12,500। ठीक है, जो कर रहे हैं वो कर लो। कुछ अनाउंसमेंट?
नहीं बस ऐसे ही सर। थैंक यू सर। हाय गाइस, आई होप आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन ले लिया होगा। टेलीग्राम वगैरह कुछ बन रहा है, उसमें ऐड होने की प्रोसेस भी स्टार्ट हो गई है। कल से टेलीग्राम चैनल बनना स्टार्ट हो गया था। तो जो स्टूडेंट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, या जो मैसेजेस आपको आते हैं ना जहाँ पे व्हाट्सएप पे, उस पर टेलीग्राम लिंक वगैरह और वो सारी चीज़ें आपको आएंगी, तो टाइमली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि टेलीग्राम चैनल विल बी वन वे कम्युनिकेशन फ्रॉम आर साइड की क्लासेस हैं, कोई नोट्स सर को डालनी है, किसी भी टीचर को कुछ भी अनाउंसमेंट करना है, कभी कोई पिकनिक हुई, कभी कोई हॉलीडे हुआ, तो सारी चीज़ें। क्या होता है कि हम शुरुआत में ज्वाइन नहीं करते और बाद में फिर हम पूछते रह जाते हैं कि कहाँ आ रहा है ये सब, कहाँ पे ये अनाउंसमेंट कहाँ हो रही है। और इंटरमीडिएट में इनिशियली इसलिए मैं आया हूँ आप लोगों को आज, कि अगर किसी का ये प्रोसेस रह गया हो इवन इन दी ऑनलाइन क्लास ऑल्सो, तो आप कर सकते हैं। आपके पास वो नंबर होगा 7999193787, ठीक है। और उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको सेम डे तक में आपको ऐड कर लिया जाएगा जो भी आपके कंसर्न्स हैं। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट, बाय, गुड डे, थैंक यू सर। क्लास का टाइमिंग बढ़ जाएगा मंडे से। यस, सो दिस इज अभी अपना क्वेश्चन था 40 lakhs पे टैक्स निकालने का ना। तो आपने 40 lakhs पे निकाला होगा, शायद ये आ रहा है 10,12,500। कैसे किया देखो, अगेन दिस इज द स्लैब सिस्टम। 0 to 2,50,000, 2.5 लाख पे 0%, फिर 2,50,000 to 5 लाख, मतलब अगले 2.5 लाख पे 5%, फिर 5 लाख to 10 lakhs, ठीक है, 5 लाख टू 12 लाख, दैट इज 5 lakhs पे 20%, और 10 lakhs टू 40 lakhs, 30 lakhs पे 30% इसका टोटल जो है वो अपना टैक्स आ गया। एक अपना अभी रफ कैलकुलेशन है, एग्जैक्ट अपन सीखेंगे। तो ये टैक्स आ गया 25 पॉइंट समथिंग, है ना, वॉट एवर इट कम्स, 25 पॉइंट समथिंग। अब इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज सी, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टैक्स का अमाउंट तो बढ़ते ही जा रहा है, पर उसका इफेक्टिव रेट भी बढ़ता जा रहा है। जो व्यक्ति साल का 2 लाख रुपए कमाता है वो ज्यादा नहीं कमाता है सरकार की नजर में। तो सरकार का कहना है कि भाई आप इनकम टैक्स मत दो, पूरे 2 लाख रुपए आप ही रखो, उसका टैक्स बनता है 0। जो व्यक्ति साल के 4 लाख रुपए कमाता है वो बहुत ज्यादा तो नहीं कमा रहा है, तो सरकार का कहना है कि अपनी इनकम से एक छोटा सा हिस्सा 7,500 रुपए हमको दे दो, आपके ऊपर इस टैक्स का बोझ बहुत कम है। आपकी इनकम के अनुपात में आपको केवल 1.8% हमको टैक्स देना है। आप कमा रहे हो 4 लाख, उसका केवल 1.8% हमको दे दो, दैट इज व्हाट गवर्नमेंट इज आस्किंग। क्योंकि वो ज्यादा खुद ही नहीं कमा रहा है, उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती, बहुत अमीर नहीं है। जो 7 लाख रुपए कमा रहा है, सरकार उससे कह रही है 52,000 का टैक्स दो, है ना, 52,500 का टैक्स दो। अब सरकार का ये कहना है कि भाई 7 लाख कमा रहे हो, अपनी इनकम का 7.5% हमको दे दो इनकम टैक्स। उसके ऊपर जो टैक्स रेट लग रहा है इफेक्टिवली वो 7.5% लग रहा है, वो अपनी इनकम का 7.5% सरकार को दे रहा है। जो व्यक्ति साल का 12 लाख रुपए कमा रहा है वो अपनी इनकम का 14% सरकार को दे रहा है। टैक्स का अमाउंट भी ज्यादा दे रहा है, 1 लाख समथिंग दे रहा है, और उसकी इनकम के प्रोपोर्शन में वो 14% दे रहा है। जो 40 लाख रुपए साल का कमा रहा है वो अपनी इनकम का 25% सरकार को टैक्स दे रहा है। तो द प्रोग्रेसिव सिस्टम इज, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे न केवल टैक्स का अमाउंट बढ़ता जा रहा है बल्कि इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ता जा रहा है। दैट इज अ प्रोग्रेसिव सिस्टम। प्रोग्रेसिव सिस्टम इज गुड because it achieves the objective of equity। इक्विटी का सिद्धांत यही है, अपन ने पढ़ा था कल परसों, मतलब पिछले लेक्चर में पढ़ा ये था कि जैसे अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगना चाहिए, गरीबों पे कम टैक्स लगना चाहिए। तो यहां वही हो रहा है, जो व्यक्ति 2 लाख कमा रहा है उस पे तो निल लग रहा है, जो व्यक्ति 4 लाख कमा रहा है उसको भी 1.8% लग रहा है। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है न केवल आपको ज्यादा टैक्स देना है
बल्कि अपनी इनकम का ज्यादा परसेंटेज सरकार को देना है। अमीरों पर टैक्स का बोझ ज्यादा है, गरीबों पर टैक्स का बोझ निल या कम है। तो दैट इज अ प्रोग्रेसिव सिस्टम विच एक्चुअली अचीव्स इक्विटी। अमीरों से ज्यादा टैक्स लो, गरीबों से कम लो, ये ऑटोमेटिकली अचीव हो रहा है इन द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव सिस्टम। तो प्रोग्रेसिव सिस्टम की ये तारीफ है कि वो अच्छा सिस्टम है, उसमें टैक्स जो है इस तरह से होता है। अब समझो, अब अगली बात आती है, दैट इज अ रिग्रेसिव सिस्टम। तो रिग्रेसिव सिस्टम के बारे में मैं आपको बताता हूं, व्हाट इज अ रिग्रेसिव सिस्टम, उसको एग्जांपल से समझाता हूं। और ये इनडायरेक्ट टैक्सेस की एक बुराई है, दैट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव, ये बुराई है उनकी। रिग्रेसिव सिस्टम में ये होगा कि इनकम जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे भले ही टैक्स का अमाउंट बढ़ता जाए, पर इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स कम होता जाएगा। इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स शायद सेम रहे, पर इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स कम होता जाएगा। अब इस एग्जाम्पल को बताने के लिए मैं आपको दो लोगों का एक सिचुएशन का एनालिसिस करता हूं। दो बहनें हैं, नैना और सुनैना, नैना सुनैना। और नैना जो है वो इंजीनियर हैं, और सुनैना जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है, नैना ने इंजीनियरिंग पढ़ी और वो इंजीनियरिंग करने के बाद महीने का 25,000 रुपए महीना कमा रही हैं। ठीक है, आज के समय में 25,000 रुपए महीना ज्यादा नहीं होता है, और नैना बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाती हैं। जैसे तैसे उनका सारे खर्चे होते हैं, थोड़ा सेविंग्स भी उनको करनी रहती है, तो वो सेविंग्स भी करती हैं, और जैसे तैसे उनका काम चल रहा है। अब कोई भी व्यक्ति जब इनकम कमाता है तो दो ही चीजें करता है, कुछ खर्च कर देता है और कुछ सेविंग कर देता है। तो उनके एक्सपेंडिचर महीने के हो जाते हैं 22,000, और सेविंग्स हो पाती है 3,000, और वो भी जैसे तैसे हो पाती है। डे वन पे वो अलग से एक पैसा जमा कर देती है, गुल्लक में डाल देती है 3,000, कि ये नहीं खर्च करूंगी कुछ भी हो जाए। वो पूरा महीना वो 22,000 में अपना खर्चा निकालती हैं। सुनैना ने सीए किया, वो 2 लाख रुपए महीना कमा रही हैं। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है ना। तो सुनैना ने सीए किया, 2 लाख रुपए महीना कमा रही हैं, बड़े आराम से रहती है, खर्चे करती हैं, कोई कोई चिंता नहीं है, पैसे हैं, सफिशिएंट हैं, और उनके महीने के जैसे तैसे करके 1,20,000 ही खर्च हो पाते हैं। ठीक है, आराम से 5 स्टार होटल में जाती हैं, लंच रेस्टोरेंट्स एंड शॉपिंग कर रहे हैं, बहुत आराम से कंफर्टेबली रहती हैं, कार है, बढ़िया सी कार है, शी इज एंजॉइंग ऑल लग्जरीज, और 1,20,000 उनका महीने का खर्चा होता है। 80,000 रुपए सेव हो जाते हैं, जो आराम से सेविंग उनकी चल रही है, सब कुछ बढ़िया है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें जीएसटी लगता है। खर्चे करने जाते हो तो खर्चे पे टैक्स होता है जीएसटी, इनकम पे टैक्स होता है इनकम टैक्स, खर्चे पे टैक्स होता है जीएसटी ना। खर्चे का टैक्स है, आप जहां भी खर्चा करोगे उस बिल के साथ आपको, उस परचेज के साथ आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा। मोबाइल खरीदोगे तो जीएसटी देना पड़ेगा, कपड़े खरीदोगे तो जीएसटी देना पड़ेगा। तो खर्चे जो करोगे उसके ऊपर लगता है जीएसटी। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि जीएसटी का रेट है 10%, जस्ट हाइपोथेटिकल 10% जीएसटी का रेट है, और 10% जीएसटी इसमें इंक्लूडेड है 22,000 में। हाइपोथेटिकली ऐसा मान रहे हैं कि इस 22,000 में जीएसटी इंक्लूडेड है, विच इज 10% ऑफ 22,000। तो मतलब जीएसटी उनको लगता है 2,200 रुपए। नहीं, हाइपोथेटिकली फॉर सिंप्लिसिटी, यू मे बी अवेयर ऑफ द सिस्टम ऑफ जीएसटी कि वो कैसे लगता है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, जीएसटी में पढ़ोगे। अपन हाइपोथेटिकली कह रहे हैं कि सिंप्लिसिटी के लिए से जीएसटी 10% है, 22,000 में शामिल है, और इस वैल्यू का ही 10% है, सिंप्लिसिटी के लिए। करेक्ट सिस्टम आपको पता है, अपन सिर्फ रिग्रेसिव सिस्टम समझना चाह रहे, जीएसटी नहीं समझ रहे। तो 22,000 पे 10% लग गया 2,200। तो एक्चुअल गुड्स उन्होंने कितने के खरीदे, गुड्स एंड सर्विसेज उन्होंने 19,800 के खरीदे, प्लस जीएसटी 2,200, और 22,000 का खर्चा कर दिया।
सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। 10% जीएसटी लग गया। अब इनकी इनकम के अनुपात में जीएसटी कितना देना पड़ रहा है इनको? 25,000 कमाती हैं, 2200 का जीएसटी है, कितना देना पड़ रहा है? कितने परसेंट? 2200 डिवाइड बाय 25,000, 8.8% ये इनको जीएसटी लग रहा है, ठीक है। और सुनैना, इनके खर्चे होते हैं 1,20,000। अगेन लेट अस अज्यूम जीएसटी का रेट है 10%, जो कि इसमें शामिल है, और इसी वैल्यू का 10% है। तो 1,20,000 का 10% 12,000, इनको जीएसटी लग रहा है 12,000, और ये गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रही हैं 1,08,000 के, फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है। तो अब इनका जो टैक्स का रेट है वो कितना आ जाता है? 12,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, 6%। अब देखो, indirect taxes are regressive. How they are regressive? Understand it. नैना जो है वो 25,000 रुपए कमाती हैं, इस 25,000 में से 2,200 तो वो जीएसटी दे रही है। 25,000 कमाने के बाद उनको 2,200 रुपए जीएसटी भरना पड़ रहा है, और ये 2,200 रुपए इफेक्टिवली उनकी इनकम का 8.8% है। उनको बहुत बोझ लगता है कि जीएसटी लगता है साहब, इनकम टैक्स का तो टेंशन ही नहीं है, अपने को कौन सा लगता है या कुछ नॉमिनल लगता है, जीएसटी अपनी इनकम का 8.8% चले जाता है। और सुनैना जो है उनको कोई चिंता ही नहीं है जीएसटी की, वो 2 लाख रुपए महीने कमा रही हैं, उनको महीने का 12,000 रुपए जीएसटी दे रही है। वो कम अमाउंट नहीं दे रही है, ज्यादा दे रही है। इनकम बढ़ गई, 25,000 की जगह 2 लाख हो गई, तो टैक्स का अमाउंट भी 2,200 की जगह 12,000 हो गया। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, टैक्स का अमाउंट तो बढ़ गया, पर अब रेट देखो, उनके ऊपर टैक्स का बोझ कितना है। वो अपनी इनकम का केवल 6% जीएसटी भरती हैं, तो उनको लगता है कि कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं है मेरे ऊपर जीएसटी का, आई जस्ट हैव टू पे ओनली 6% ऑफ माई इनकम। तो उनके ऊपर टैक्स का बोझ कम है, और ये अपने जो ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स है, टैक्स क्यों होना है, उस ऑब्जेक्टिव को डिफीट करता है, इक्विटी को डिफीट करता है। इक्विटी का सिद्धांत है कि अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए, गरीबों पर कम लगना चाहिए। अमीरों से पैसा लो, गरीबों के लिए यूज करो, जबकि उसका उल्टा हो रहा है। यहां क्या हो रहा है? अमीरों से तो आप टैक्स ले रहे हो, ज्यादा भी ले रहे हो, पर उनका बोझ कम आ रहा है, इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स कम आ रहा है। तो अमीरों के ऊपर जीएसटी से इतना बोझ नहीं आता है, गरीबों के ऊपर जीएसटी से ज्यादा बोझ आता है। गरीब जीएसटी से ज्यादा परेशान होते हैं। इसलिए जब भी जीएसटी आया था, या जब भी कोई इनडायरेक्ट टैक्स आता है, या उसके रेट चेंज होते हैं, जैसे जीएसटी के रेट बदल दिए उन्होंने, कुछ चीजों पे जीएसटी लगा दिया, तो हमेशा उसका क्रिटिसिज्म ये किया जाता है कि साहब ये जीएसटी लगाने से गरीबों पे बोझ बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये जीएसटी का बेसिक नेचर है कि वो रिग्रेसिव है। जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है उसका बेसिक नेचर है कि वो रिग्रेसिव है, उसका बोझ अमीरों पर ज्यादा, अमीरों पर कम पड़ता है, गरीबों पर ज्यादा पड़ता है। सो दैट इज द प्रॉब्लम विथ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अब जब जीएसटी आया था तो किसी ने सजेस्ट किया था कि एक काम करो ना साहब, वो पुराने इनडायरेक्ट टैक्स हैं आपके बहुत सारे, ये सब हटा दो और नया जीएसटी भी मत लाओ, जीएसटी को भारत से खत्म कर दो, और इनकम टैक्स का रेट ही थोड़ा बढ़ा लो। क्योंकि इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्सेस आर अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। सही सिस्टम तो डायरेक्ट टैक्स ही है, प्रोग्रेसिव है। तो आप जीएसटी को खत्म कर दो, इनकम टैक्स का रेट थोड़ा बढ़ा लो, आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा, और बोझ गरीबों पे कम आएगा। तो जीएसटी को हटा दो। ऐसी बीच बीच में मांग आती रहती है कुछ सालों में कि साहब इनडायरेक्ट टैक्स हटा दो, जीएसटी हटा दो, बिकॉज दे आर रिग्रेसिव। बट द प्रॉब्लम इज सरकार जीएसटी हटा नहीं सकती या इनडायरेक्ट टैक्स हटा नहीं सकती, क्योंकि इससे भी 18 लाख करोड़ रुपए मिलते हैं उनको। तो 18 लाख करोड़ अगर इनकम टैक्स से मिलते हैं, 18 लाख करोड़ जीएसटी से मिलते, तो ऐसा नहीं कर सकते हो कि जीएसटी खत्म ही कर दे। और जहां तक बात आती है कि इनकम टैक्स का ही थोड़ा रेट बढ़ा दो और जीएसटी कम कर दो, तो कितना बढ़ा दो?
आप 100 रुपए कमाते हो, 120 रुपए का इनकम टैक्स ले लें क्या? कितना ले लें? मैं आपको प्रूव करूंगा। अभी 400% लोग इनकम टैक्स देते हैं, 400% टैक्स देते, पता नहीं चलता है। पर अगर इनकम टैक्स में कहते हैं कि इनकम का 400% टैक्स लगेगा, कैसा लग रहा है? इनकम टैक्स 400%, सही लग रहा है? अच्छा नहीं लगेगा आपको? आप सड़क पे उतर जाओगे, ठीक है, नारे लगाओगे, मोर्चे निकालोगे, घेराओ पथराओ, जो अपन लोग कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है, यही करेंगे अपन। बिकॉज इतना इनकम टैक्स कैसे देंगे ना? 400% इनकम टैक्स ले लोगे मतलब क्या है? पर आप, कई लोग इनकम का ऑलरेडी 4 गुना टैक्स दे रहे हैं और उनको पता नहीं चलता। आई विल प्रूव इट, गिव मी 5 मिनट्स, आई विल प्रूव इट। सरकार ने यह कहा कि देखो, जीएसटी बुरा है, इनडायरेक्ट टैक्स बुरे हैं, उनकी बुराई है कि वो रिग्रेसिव हैं, गरीबों पे बोझ उसका ज्यादा आता है, अमीरों पे कम आता है। तो हम टैक्स थोड़ी खत्म कर दें, हम उसकी बुराई खत्म कर देते हैं, बुराई खत्म कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली चीज खत्म हो जाएगी। तो इनडायरेक्ट टैक्स में बुराई कैसे खत्म की जाए उसकी? तो उसका सिंपल तरीका है कि अलग अलग रेट ऑफ टैक्स दो। जीएसटी में वो लोग क्या करते हैं कि जो नेसेसिटीज है उस पर कम टैक्स लगाते हैं और जो लग्जरीज है उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाते हैं। नैना कहां खर्च करती होगी? नेसेसिटीज पे। उनके पास टू व्हीलर है, टू व्हीलर खरीदने में खर्च किया होगा, टू व्हीलर के रिपेयर मेंटेनेंस में खर्च किया होगा, किराए का मकान होगा, वो भी छोटा होगा, या खुद का खरीदा होगा तो छोटा मकान होगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। वो सब्जी वगैरह खरीदती है तो नॉर्मल शॉप से खरीदती है, रेस्टोरेंट जाती हैं तो एक नॉन एसी नॉर्मल रेस्टोरेंट जाती हैं, तो उनका जो खर्च होता है वो खर्च होता है नेसेसिटीज पे। तो सरकार ने सिंपली ये कर दिया कि अब से जीएसटी का रेट 10% की जगह 5%। तो नैना का टैक्स 2200 की जगह हो गया 1100, है ना? 1100 का टैक्स अगर इफेक्टिवली आप सोचोगे तो कितना हो गया? 1100 डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू 100, 8.8 की जगह आधा हो गया 4.4, आधा हो गया 4.4, है ना? तो नैना पे टैक्स का बर्डन केवल 4.4। और सरकार ने कहा हमारा थोड़ा नुकसान हुआ नैना से कम टैक्स लेके, तो लग्जरीज पे हम टैक्स 10% की जगह कर देते हैं 20%। ठीक है? आप अमीर हो, ज्यादा खर्च करते हो, 4 व्हीलर चाहिए और 4 व्हीलर भी लग्जरी कार चाहिए आपको, तो ये लो 28% जीएसटी, 28% के अलावा और एक्स्ट्रा चार्जेस 50% जीएसटी। मजा आ रहा है ना कार खरीद के? अच्छा लग रहा है? फॉर्च्यूनर खरीदो, ठीक है, बढ़िया पैसा हम कमाएंगे, आप मत कमाओ, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। तो बहुत टैक्स ले लेते हैं वो, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। अब इसमें सुनैना का टैक्स कितना हो गया? 12,000 की जगह 24,000, फॉर एग्जाम्पल 10 को 20 कर दिया सरकार ने तो 24,000, एंड इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स हो गया 12%। ठीक है? 24,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, हर टैक्स इज 12%। तो सरकार अलग अलग रेट ऑफ टैक्स जीएसटी में इसलिए रखती है ताकि उसकी बुराई, रिग्रेसिवनेस को खत्म किया जा सके। ठीक है? कई बार ऐसी भी मांग होती है, व्हाई नॉट वी हैव ओनली वन रेट ऑफ टैक्स, वन कंट्री वन रेट, वन कंट्री वन रेट। ये क्या कर रखा है आपने कि इधर 5%, उधर 28%, इधर 18%, कितना कंफ्यूजन होता है। तो इंस्टेड ऑफ ऑल दिस हैव ओनली वन रेट। ये ऐसी बातें चलती हैं, उसका जवाब दे रहा हूं सरकार की तरफ से कि सरकार वन कंट्री वन रेट नहीं रख सकती, क्योंकि उनको रिग्रेसिवनेस खत्म करनी है। अगर वन रेट रख देंगे तो रिग्रेसिवनेस अपेरेंटली दिखेगी, गरीब को बोझ लगेगा जीएसटी का, उसको लगेगा कि मेरे ऊपर तो इतना टैक्स सरकार ले रही है। तो सरकार ने रिग्रेसिवनेस को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, दे हैव डिफरेंट रेट। नेसेसिटीज आप खरीदोगे तो या तो टैक्स नहीं लगेगा या 5% टैक्स लगेगा, लग्जरीज खरीदोगे तो 18%, 28% और ज्यादा जीएसटी लगेगा। तो ये उनका ऑब्जेक्टिव है, टू एंड द रिग्रेसिवनेस ऑफ द टैक्सेस। ठीक है? तो इसलिए जीएसटी भी रखा है उन्होंने, उसकी रिग्रेसिवनेस को खत्म करके, इनकम टैक्स भी रखा है, वो तो वैसे ही अच्छा है, प्रोग्रेसिव है। मेरा तो कहना है कि सब टैक्स खत्म कर दो, एक ही टैक्स रखो, इनकम टैक्स, ताकि मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, मेरा सब्जेक्ट 100 नंबर का हो जाएगा, मजे से पढ़ाऊंगा मैं। पर मान नहीं रहे सरकार, तो उनने जीएसटी भी रखा है, वो जबरदस्ती 50 नंबर का आपको पढ़ना पड़ रहा है।
दैट इज द प्रॉब्लम. आई विल टेक 2 more minutes टू कंक्लूड दिस डिस्कशन, क्योंकि बीच में मैंने एक बात कही थी कि सरकार आपसे ऑलरेडी 300-400% टैक्स ले रही है और आपको फील ही नहीं होता, आपको लगता ही नहीं है. तो आई विल डेमोन्स्ट्रेट इट, दैट इज व्हाट आई सेड. तो कंक्लूसिवली बस ये आखिरी चीज में करूंगा, 2-3 मिनट लगेंगे. बात को सुनना और समझना, पेशेंस से उसको घर जाके सोचना कि सही में ऐसा सिस्टम ऑफ टैक्स है. एक व्यापारी का एग्जाम्पल मैं लेता हूं. इस व्यापारी का P&L अकाउंट है, ठीक है. इसमें मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल उसका टर्नओवर होता है 10 करोड़ रुपए. टर्नओवर पे एक टैक्स लगता है जो कहलाता है GST. टर्नओवर पे वो टैक्स कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके सरकार को रेमिट करता है. 10 करोड़ के गुड्स बेचे तो बिल में उसने GST एक्स्ट्रा कलेक्ट किया और सरकार को जमा किया. तो 10 करोड़ पे मान लेते हैं 18% GST. तो 10 करोड़ का 18% कितना होता है? 1,80,00,000. तो 10 करोड़ उसकी जेब में गए टर्नओवर, प्लस 1,80,00,000 उसने लोगों से अलग से लिए, है ना. 11,80,00,000 लोगों से लिए, 1,80,00,000 उसने गवर्नमेंट के खाते में जमा कर दिए. तो ये सरकार का एक अकाउंट है. उस अकाउंट में इसने GST के नाम से 1,80,00,000 जमा कर दिए, सरकार को मिल गए. फिर इसके बाद इसने खर्चे किए. इसने जो खर्चे किए उस पे GST लगा होगा. वो GST का वो इस 1,80,00,000 से क्रेडिट ले लेगा. कभी आपने सुना हो ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो मैं इसलिए उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसने दे दिया, खर्चे करते समय दे दिया, जो उधर से माइनस कर लेगा. इस पूरी सब में उसको 1,80,00,000 का ही टैक्स देना है, ठीक है. तो 1,80,00,000 GST हो गया 18%. आप सब डिटेल में पढ़ोगे व्हेन यू स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ GST. अभी मैं एक ऊपरी बात बता रहा हूं, मैं आपको क्लियरली कह रहा हूं कि उसकी जेब से फाइनली 1,80,00,000 जाएंगे, ठीक है. इंक्लूडिंग दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट एवरीथिंग, ही हैज टू पे 1,80,00,000 टू द गवर्नमेंट. अब उसका आया नेट प्रॉफिट. जनरली बिजनेस में प्रॉफिट रेट होता है 5, 7, 8, 10%. अपन 8% ले लेते हैं ऐसे ही रेंडमली. तो 80,00,000 का प्रॉफिट कमाया उसने. 10 करोड़ का टर्नओवर, 10 करोड़ पे कितना कमाया? 80,00,000. 80,00,000 के प्रॉफिट पे कौन सा प्रॉफिट टैक्स होता है? इनकम टैक्स. इनकम टैक्स लगता है प्रॉफिट पे. तो इनकम टैक्स कितना लग गया? से 30%. अभी अपन ने पढ़ा उसमें मैक्सिमम कितना था? 30%. तो से 30% लग गया. 80,00,000 का 30%, 24,00,000 इनकम टैक्स दे दिया. इनकम टैक्स तो 30% ही तो लगता है, तो 30 ही दिया उसने, है ना. सरकार से खुश है कि देखो 30 ही ले रही है सरकार टैक्स. फिर भी दुख हो रहा है उसको कि 30% तो सरकार रख लेती है. तो अब उसके पास 80,00,000 रुपए में से 24,00,000 उसने इनकम टैक्स दे दिया. घर ले जाने के लिए डिस्पोजेबल अमाउंट उसके पास बचा 56,00,000, जो वो खुद खर्च कर सकता है. 80,00,000 कमाए पर वो खर्च थोड़ी कर सकता है. उसमें से 24,00,000 इनकम टैक्स सरकार को दे दिया, ये आप रखो. अब उसके पास डिस्पोजेबल अमाउंट बचे 56,00,000. ये 56,00,000 से वो क्या करेगा? खर्चे करेगा, ठीक है. जमीन खरीदेगा. जमीन खरीदेगा तो स्टैंप ड्यूटी लगेगी, रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस लगेगा. होटल जाएगा, रेस्टोरेंट जाएगा, ऑनलाइन ऑर्डर करेगा, जहां भी खर्चे करेगा हर जगह उसके साथ चलेंगे अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स. कभी GST के नाम से, कभी प्रॉपर्टी टैक्स के नाम से, कभी इनकम टैक्स के कभी स्टैंप ड्यूटी के नाम से, GST के नाम से, अलग अलग नाम से उससे टैक्स लिया जाएगा. और फाइनली 56,00,000 में से मान लो वो 30,00,000 खर्च करता है, बाकी सेविंग कर लेता है. तो 30,00,000 का 15-20% उसको टैक्स लग जाएगा. अपन ले लेते 20%, 6,00,000 रुपए का उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस लग जाएंगे, जिसका क्रेडिट भी नहीं मिलेगा. क्रेडिट तो बिजनेस में मिल रहा है उसको कि बिजनेस में उसने खर्चा किया और बिजनेस में टर्नओवर किया. इन सब टैक्सेस का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा. तो ये पर्सनल उसके खर्चे की बात कर रहा हूं, घर के खर्चे की बात कर रहा हूं. तो इसके ऊपर उसको ऑल टाइप्स ऑफ अदर टैक्सेस लग गए 6,00,000 रुपए. अब वो कितना टैक्स दे रहा है? 2,10,00,000 टैक्स दे रहा है ऑन हिज इनकम ऑफ 56 lakhs. घर ले जाने को तो उसको 56,00,000 ही मिले थे. 56,00,000 रुपए की इनकम पे
वो 2 करोड़ 10 लाख रुपए का ऑलरेडी टैक्स दे रहा है। कितने परसेंट हो गया? 400 420%। नंबर भी बहुत अच्छा है यार। ठीक है, तो वो इतना टैक्स ऑलरेडी दे रहा है, पर उसको पता नहीं चलता है, क्योंकि उसको टैक्स एक साथ नहीं लिया जा रहा है। अगर कोई कह दे कि सारे टैक्स हटा दो और सिर्फ इनकम टैक्स रख लो, तो सरकार कहेगी ठीक है 400% दे दो। 400% इनकम टैक्स सुनते ही लोगों को चक्कर आ जाएंगे कि इतना इनकम टैक्स कैसे, क्या बकवास है ये, तो कौन सी सरकार आ गई, बहुत सारी बातें होंगी। तो सरकार ऑलरेडी टैक्स ले रही है, पर उनने क्या छोटे छोटे इंजेक्शन लगा रखे हैं। एक छोटा इंजेक्शन है, उस खून निकालने की प्रक्रिया है ये, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। अगर गोली मार दोगे तो एक साथ सारा खून बह जाएगा, ठीक है, मर जाएगा इंसान। तो छोटे इंजेक्शन है, एक दिन इंजेक्शन लगाते हैं। आप रेस्टोरेंट गए, 2000 का बिल आया, 2000 के बिल पे एक छोटा सा इंजेक्शन लगाते हैं, 100 रुपए। 100 रुपए तो जीएसटी लग रहा है, अपन ने कहा दो 2100 रुपए, पता ही नहीं चलता है। आप शॉपिंग पे गए, 10,000 की शॉपिंग की, 500 रुपए, 500 रुपए का ही तो जीएसटी लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। कहीं पर आप गए, वहां पे 200 रुपए, 1000 रुपए, 300 रुपए, जहां जहां आप जाते हो सरकार आपके साथ है। गवर्नमेंट इज ऑलवेज विथ यू एंड दे हैव ओनली वन हैंड। लेने का हाथ है उनका, देने का हाथ नहीं है। टैक्स का सब्जेक्ट है ना अपना, तो उनका एक ही हाथ है टैक्स लेने का, और वो हर जगह आपसे टैक्स लेते हैं। दैट इज द सिस्टम वी हैव। ठीक है, यस सर, यू आर आस्किंग समथिंग। हाँ, तो बता दिया मैंने, ये बता दिया बिल्कुल, आप बिल्कुल यू आर राइट। तो वो देखो, लग्जरीज पे सरकार ज्यादा टैक्स लेती है और नेसेसिटीज पे कम टैक्स लेती है, टू एंड द रिग्रेसिवनेस। आई थिंक नाउ आई एम क्लियर विद दैट ना। थैंक यू वेरी मच।